नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज का दिन कई मायनों में खास है, इसलिए मैं और मेरे साथी आशीष हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं आज बड़ी कवरेज बजट को लेकर, क्योंकि सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट है और 7वां बजट बनाने के साथ ही वो एक इतिहास रखेंगी। इतिहास इसलिए क्योंकि मोरारजी देसाई ने इससे पहले लगातार 6 बार बजट रखा था, लेकिन 7 बार रखकर निर्मला सीतारमण इतिहास रखेंगी और पूरे देश की निगाहें इस बजट और इससे होने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, ये बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। क्यों? एक एक करके बिंदुवार आपको बताएंगे हर एक सेक्टर को लेकर। लेकिन दरअसल माना यह जा रहा है कि ये जो बजट है ये सिर्फ 2024 का नहीं, बल्कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बार उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस बार बजट का जो फोकस है वो मिडिल क्लास और रोजगार पर हो सकता है। इसके अलावा किसानों और महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर भी कई तरह की सौगात दी जा सकती है। कैसा रहेगा बजट, इसको लेकर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, एक एक करके आपको तमाम जो बड़ी बातें हैं इस बजट की वो हम आपको बताएंगे। और लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले कि इस बजट को लेकर कई जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें मुझे लगता है किसानों को हमेशा से रखी हैं। इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं, इकबाल खान जी जो कि किसान नेता हैं। इकबाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आप ही से ही रिएक्शन जानना चाहते हैं। आज बजट का दिन है, बीच में कई बार नाराज़गी देखी जा रही थी। आपको लग रहा है कि इस बार का जो बजट है वो किसान हित वाला बजट होगा? देखिए, हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदें रही हैं, मगर सरकार आज तक हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि सरकार ने जो किया है किसानों के साथ धोखा किया है। क्या धोखा कर दिया? धोखा ये कर दिया कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमारा लगातार आंदोलन चला और ये तय हुई थी कि एमएसपी दी जाएगी किसानों को, मगर आज तक एमएसपी नहीं दी गई किसानों को। नहीं, लेकिन ये बताइए, एमएसपी को लेकर बातचीत करने के लिए सरकार ने आप लोग को कई बार बुलाया, लेकिन आप लोग सरकार के पास गए ही नहीं। फिर आप सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन कहता नहीं गए? हमने तो हर कितनी बार एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, इकबाल भाई, क्या उसके पास आप लोग गए थे? क्या हमारा जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैंने उस आंदोलन को कवर किया है, 1 साल तक मैंने उस आंदोलन को कवर किया। मैं सिंधु बॉर्डर पर भी गया। लेकिन जो एमएसपी को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया था, क्या उस कमेटी में आप लोग गए थे, शामिल हुए थे? क्योंकि टिकैत साहब का मुझे एक बयान ध्यान में आ रहा है, टिकैत साहब ने मना कर दिया था, कहा था कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। कौन सी कमेटी, ये तो बताओ आप मुझे। हम तो कमेटी ढूंढते रहे, कमेटी नहीं मिली आज तक हमें। अच्छा, पता नहीं कमेटी कहाँ चली गई वो। हम तो आज भी तैयार हैं, वो कमेटी आए तो सही सामने, हमें बुलाए तो सही। हम तो ऑडिटर बैठने के लिए तैयार हैं, मगर इस सरकार ने किया क्या हमारे साथ? धोखा किया है सरकार ने हमें। इकबाल जी, ठीक है, जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन था उसके बाद में ऐसा लगा तस्वीर बदली भी, कई अलग अलग मोर्चों पर बातचीत हुई। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उनका पहला कदम किसानों को लेकर था। आपको नहीं लगता कि वो तमाम नाराजगी अब काफी पीछे रह जाती है और एक नए विजन के साथ में अगर किसानों के हित की बात करते हैं तो उम्मीद तो रखना चाहिए? आज तो उम्मीदों वाला बजट है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आएगा और हम सरकार से बहुत उम्मीद रखते हैं और सरकार को हमने उम्मीदों से बनाया था। हमने हर मोदी घर घर झंडे हमने फहराए थे इस सरकार के लिए, मगर सरकार ने किया क्या हमारे साथ? धोखा किया, छल किया इस सरकार ने हमारे साथ। क्योंकि इस सरकार ने, हम गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े रहे, बारिश में, ओलों में, तूफान में। इकबाल भाई, लेकिन आप मुद्दे पर आ नहीं रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने छल किया, सरकार ने धोखा किया, लेकिन बताइए ना आपको उम्मीदें क्या है बजट से? एमएसपी, हमारी एमएसपी लागू करो, कंपेसेशन दो, जो किसान लोन है वो माफ करो। ये रंगनाथन स्वामी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी लागू करो। हाँ, वो भी लागू लेकिन करो। आप कांग्रेस के टाइम पे तो आपने ये बात नहीं कही थी कि रंगनाथन स्वामी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लागू करो। ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट जो है वो मोदी टेन्योर में आई थी? नहीं, इससे पहले इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्यों नहीं किया गया? हम तो हर बार हमारे हर सरकार में यही आंदोलन चला रहा है। हमने तो हर सरकार से मांग की है ये, और आज भी मांग करते हैं कि हमें एमएसपी बना दी जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमें लागू की जाए और किसानों का विकास हो, तरक्की हो, मगर कोई तरक्की नहीं, कोई विकास नहीं। बताइए ना, जीरो है बिल्कुल ग्राउंड पे। और क्या सरकार जीरो है, और क्या बातें हैं एमएसपी के अलावा?
नहीं, एमएसपी के अलावा कंपनसेशन है, बेरोजगार है, रोजगार है, और जो हमारे खाद हैं उन पे कमी होनी चाहिए और किसानों के लिए लाभ मिलना चाहिए। एक सवाल, चूंकि आपने रोजगार की बात कही, क्या वाकई कृषि जो है वो अब मुनाफे का सौदा नहीं रह गया है? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं। क्या वाकई अब ये मुनाफे का सौदा नहीं रह गया? नहीं है मुनाफा इसमें। अगर हम देखा जाए तो किसान को, जो किसान मेहनत करता है, जो खेतों में काम करता है, जो पसीना निकलता है ना, उसका भी नहीं निकलता किसान के लिए। क्योंकि इस किसान तो ये चाहता है कि किसान का विकास हो, और किसान का विकास अगर होगा तो देश का विकास होगा। देश आगे जब बढ़ेगा किसान से बढ़ेगा। नहीं, लेकिन और आप विकास की डेफिनेशन क्या में है? बतौर इकबाल खान, विकास की डेफिनेशन क्या है किसानों की? क्योंकि अगर किसानों को एमएसपी की बात होती है, किसानों को तमाम मुआवजे देने की बात होती है, किसान सम्मान निधि की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, हर स्तर पर अगर सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर आती हैं जो किसान हित में हो, लेकिन फिर भी अगर विकास को लेकर ये लगता है कि भाई उनके साथ में भेदभाव होता है, क्या डेफिनेशन है आपकी? नहीं, डेफिनेशन ये है, आप खुद देख लीजिए, ग्राउंड खुद देख लीजिए। नीट का भी एग्जाम हुआ है, कितने बच्चे किसानों के, कितने गरीब परिवार से मेडिकल कॉलेज जाते हैं आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कि कोई एमबीबीएस बनेगा, कोई एमडी बनेगा, मगर क्या हुआ? सबके साथ धोखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आज जाकर देख लिए, जो युवा है, क्या धोखा हो गया? आपसे बात कृषि की जा रही है इकबाल भाई, आप नीट पे चले जा रहे हैं। नीट में क्या हुआ है? हम किसी पे भी बात करते हैं, हम नीट पे भी बात करते हैं, हम रोजगार पे बात करते हैं, बेरोजगार पे बात करते हैं। आप नीट पे चले जा रहे हैं, आप सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस देश के विकास से जो कड़ी जुड़ी हुई है, हम उस पे बात करेंगे। ऐसा नहीं, लेकिन इस देश के विकास से मुद्दों की तो बात करिए, आप अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी लागू की जाए, यही बात और है। रोजगार दी जाए। देखिए हर सेक्टर का जो व्यक्ति है उससे बात होगी तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के बात करूंगी, ये कहा जाए लंदन में चल रहे बाकी चीजों की, तो ये सही थोड़ी ना। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम हाँ, लेकिन अगर मैं किसानों के हित की बात करें, आप किसान सम्मान निधि की बात नहीं करेंगे, आप उस पे बात नहीं करेंगे, जो मिल रहा है उस पे बात नहीं करेंगे। क्या होता है उससे बताइए मुझे। नहीं, आप ये बताइए कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इससे पहले मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, मगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देखते ही नहीं है जनाब। हमें नहीं चाहिए, हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमें किसान का विकास चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि एमएसपी लागू की जाए, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, और जितनी फसल है उनका जो नुकसान होता है वो हमें कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, मैं जल्दी से अभी रुक कर लेती हूँ। राजस्थान का भी इस समय हमारे साथी जो है दीपक चावला भी हमारे साथ में, उनके भी साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। दीपक, बजट पेश होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आएगा, क्या उम्मीद है? अब से कुछ देर के बाद में तस्वीर स्पष्ट होगी, आखिर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग? बिल्कुल, हमारे साथ रामपाल किसान जी है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर से आते हैं। सर, किस अन्नदाता आपको कहते हैं, किस तरह की बजट से उम्मीद रखते हैं, क्या क्या होना चाहिए आप लोगों को? दीपक जी, कृषि प्रधान देश में बजट भी कृषि प्रधान होना चाहिए, जिससे किसान समृद्ध हो, और किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। और ये अर्थशास्त्र के अनुसार ही मैं कह रहा हूँ, यदि अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा आएगा तो वो खर्च के लिए बाहर आएगा, खर्च के लिए बाहर आएगा तो मांग बढ़ेगी तो नए नए काम धंधे शुरू होंगे, उद्योग शुरू होंगे, वो शुरू होंगे तो उनका जो पैसा आएगा उससे फिर मांग बढ़ेगी। तो मांग आपूर्ति का चक्र ये गतिमान होगा, बाजार में रौनक आएगी, चेहरों पर मुस्कान आएगी। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब 7वां वेतन आयोग आया उस समय भारत के वित्त मंत्री थे श्रीमान अरुण जेटली। उन्होंने एक तर्क दिया था 7वां वेतन आयोग लाने के पीछे। उन्होंने कहा था सर, यदि कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, वो बाजार में आएगा, मांग बढ़ेगी, तो मांग और आपूर्ति का चक्र ये गतिमान होगा। तो वो तो 5% से कम है कुल जनसंख्या के कर्मचारी तो, और किसान और उन पे सहायक धंधे, इन पर जो निर्भर लोग वो 75% है। यदि 75% की जेब में पैसा आ गया तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ये तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र में उछाल आवे, उसके बिना ये संभव है ही नहीं। और अब तो विश्व के जो शीर्ष लोग हैं वो भी इसको मानने लग गए हैं।
कि उन्होंने जो अध्ययन किया कोरोना काल का, उसमें जितने भी सेक्टर थे -23 तक चले गए थे उनकी जीडीपी में योगदान। केवल कृषि ऐसा था जिसका योगदान, जिसकी विकास दर 3% से ज़्यादा थी, एक भी सेक्टर टिका नहीं। दूसरा, भारत सरकार के कौशल विभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि। आज पूरे देश में युवाओं में तनाव है, उनको धंधे के लेकर कई बार नींद नहीं आती, उनके माता पिता चिंता में रहते हैं। इससे भी मुक्ति पाने का यही मार्ग है, और यदि इस रास्ते के अनुसार चल जाए तो कृषि का अर्थ ग्रामोद्योग सहित होता है, और ग्रामोद्योगों का जाल बिछ जाए तो भारत में 6.5 लाख गांव हैं। एक गांव में औसत 10 उद्योग रहे हैं, और 10 उद्योग के अनुसार यदि एक उद्योग पर 10 लोग निर्भर हो तो हमारे 600 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे देंगे। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए यदि बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पानी है, युवाओं के मन में प्रसन्नता लानी है, उनके तनाव हटाने हैं, और फिर देश के ललाट पर किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धोने के लिए भी जरूरी है कि कृषि आधारित बजट हो, और कृषि के क्षेत्र में जो बजट में आवंटन हो वो जनसंख्या के अनुपात में हो, जनसंख्या से कम आवंटन नहीं हो। अभी तो 3%, 4%, अरे हमारी संख्या तो 75% है भाई। और दूसरा, पूरे देश में यदि सिंचाई योजनाएं इनको गति दे दे, सरकार इनको प्राथमिकता दे दे, तो हमारे 30 लिंक परियोजनाएं देश में, जो 1952 में चर्चा चली थी, अब तक वो आगे नहीं बढ़ी ज़्यादा। इसलिए वो यदि लिंक परियोजना पूरी हो जाए, और उनमें खर्चा आता है 8.44 लाख करोड़ जी दीपक, तो बजट का 5वां भाग भी नहीं है। तो आप कृषि पर बजट दो, और कृषि में जो भारत सरकार ने घोषणा की, हम नई बात कही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे भारत सरकार लगातार कह रही है हम किसानों को उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, लगातार कहती आ रही है। और लाभकारी मूल्य तो छोड़ो, अभी तो किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिलता। लागत मूल्य से कम दामों में फसल बेचनी पड़ती है, और ये भी वे फसलें हैं जिनका भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। उसके लिए खरीद की गारंटी का कानून हो जाए तो भारत सरकार की इच्छा पूरी हो जाएगी। और भारत सरकार ने अभी लगातार 2015-16 के बजट के बाद किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया हुआ है। हालांकि उन्होंने 2022 तक का कहा, उसको भी 2 वर्ष हो गए ज़्यादा। तो वो जो संकल्प है, उसके लिए उन्होंने जिन बातों को गिनाया कि कौन कौन से काम हम करेंगे, उसमें किसानों को उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाना सम्मिलित है। तो भारत सरकार का एजेंडा है। तो जो भारत सरकार का एजेंडा है, उस एजेंडे के अनुसार यदि दीपक जी ये बजट आता है तो पूरे देश में एक नई चमक आएगी देशवासियों के चेहरों पर। और ध्यान रखें, किसान हित यानी राष्ट्र हित, राष्ट्र हित यानी किसान हित। राष्ट्र और किसान अलग अलग है ही नहीं। देखिए, हमेशा से कहा जाता है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और देखिए हमेशा से किसानों के हित की बात या किसानों का मुद्दा, चाहे बात चुनावों के वक्त हो, बजट के वक्त हो, अलग अलग वक्त पर हमेशा से इस मुद्दे की गूंज रही है। आशीष, यही वजह है कि हमने देखा जब किसान आंदोलन हुआ तब भी उस बजट में उसका प्रभाव नजर आया, ना कि सिर्फ बजट में बल्कि चुनावों में भी नजर आया था। अब आज जब बजट पेश किया जाएगा, सभी को उम्मीदें हैं, किसानों को ज्यादा उम्मीदें नजर, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि एमएसपी को लेकर लगातार किसान जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। ये मांग अभी नई की नहीं है, लगातार कई साल हो चुके हैं, और किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है वो अपने रुख को क्लियर करे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी हैं, रियल एक्सपर्ट हैं, स्टेट एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके पीछे वजह है कि भारत में अगर हम रियल एस्टेट का देखें, अगर हम जीडीपी में योगदान, तो वो 8% है, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो वो 40% है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें ये की जा रही है कि आने वाले समय में इसे 13% तक बढ़ाया जाए, लेकिन जीडीपी में इतना कम योगदान क्यों? और क्या आने वाले समय में, चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो आवास की मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या उसको लेकर भी बजट में कुछ निकाला जा सकता है?
देखिए बिल्कुल, अभी रियल एस्टेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मैं महसूस करता हूँ उसे इंडस्ट्री स्टेटस की है। उसे जब तक इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिलता तो उसमें वो बात नहीं आती। कर्ज महंगा मिलता है, रेगुलेटरी प्रॉपर नहीं है, ये सब चीज़ें जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रही है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। जैसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जिसमें 65 लाख तक की प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आती है, तो यहाँ पर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो घर लेना चाहते हैं, बेसिकली फर्स्ट टाइम होम बायर्स, वो ज़्यादा निकल के आए और अफोर्डेबिलिटी के साथ में प्रॉपर्टी उन्हें मिल पाए, तब इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी। खैर, इंफ्रा के ऊपर फोकस ऑलरेडी बहुत अच्छा किया हुआ है और इस बजट में भी उम्मीद है कि इंफ्रा पे फोकस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ चूँकि रियल एस्टेट जॉब क्रिएशन में भी अच्छा रोल प्ले करता है, तो रियल एस्टेट में मैक्सिमम फर्स्ट टाइम होम बायर कैसे प्रॉपर्टी ले पाए, इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत को है। बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है कि जो बायर्स हैं वो आए? देखिए, टैक्स जो रिबेट है अंडर सेक्शन 24 और 80C के तहत, उसमें कहीं हद तक रिबेट मिलती है, तो फर्स्ट टाइम होम बायर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की जब बात आती है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं पर भी आप देखेंगे तो शहर के बीच आज मुश्किल हो गया ले पाना। लैंड कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, उस लैंड कॉस्ट के ऊपर लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब गवर्नमेंट का, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट MRP सेट की हुई है कि कोई भी अगर उसे बना रहा है तो उससे ज़्यादा पे वो बेच नहीं सकता। तो जब तक लैंड कॉस्ट एक रिजनेबल रेट पे नहीं आएगी, तब तक डेवलपर का वहाँ मोटिव नहीं होगा, कोई उसे इंसेंटिव नहीं दिख रहा होगा, बल्कि उसे लॉस होगा अगर वो आज के मार्केट प्राइस पे लैंड लेके बनाता है। तो गवर्नमेंट को लैंड की एबिलिटी भी कैसे कराई जाए, मतलब शहर के बीच जहाँ लोग रह सकें और आसपास के एरिया में जॉब कर सकें। आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग आप मैक्सिमम देखेंगे तो शहर के दूर होने शुरू हो गई है, शहर के बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत मुश्किल हो गई है। तो इस तरह मेरे को लगता है कि हाउसिंग फॉर ऑल का जो सपना सरकार का है वो थोड़ा हल्का पड़ सकता है। इसके लिए शहरों के बीच में लैंड की एबिलिटी कराने की बहुत जरूरत है। कई बार कोशिशें और कई अलग अलग तरह की योजनाएं भी लेकर आए हैं प्रदीप जी, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में सौरभ राय जी जो कि CEO हैं अरिहंत टेक्नोलॉजी के, वो अरिहंस टेक्नोलॉजी के, साथ ही HS भाटिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, MD हैं दाऊबी इंडिया के। सौरभ राय जी, अगला सवाल आपसे, क्योंकि हमने देखा है कि कहा जाता है कि आज का वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का वक्त है। अब ऐसे में हर लिहाज से पूरी दुनिया एक अलग लेवल पे ग्रो कर रही है। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? इस बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या होने वाला है? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की दिशा में होगा और काफ़ी हद तक मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, जिसके लिए हमें उम्मीद है कि चिप डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीनों पर उनका प्रयास होना चाहिए। उस पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, पर ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल इंडिया के साथ साथ उसका कौशल विकास। हमारे डेटा सेंटर चीज़ें ये सब अच्छी हैं, पर हमें वो रोज़गार खोजने होंगे जो भविष्य के रोज़गार हैं, और उस पर भी मुझे उम्मीद है कि कौशल विकास भविष्य के रोज़गारों के लिए इस पर भी काफ़ी सरकार का प्रयास रहेगा। पर एक छोटी चीज़ और कहना चाहूँगा कि छोटे और लघु उद्योग या मध्यम उद्योग जो हैं IT के सेक्टर में, इन पर भी एक स्पेशल एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ध्यान दे रही है, पर जहाँ तक सवाल आता है IT सेक्टर का, काफ़ी हद तक आप देखेंगे बड़ी कंपनियों की ओर रुझान रहता है। लेकिन सौरभ जी, हमेशा से MSME की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहा है सरकारों का। पिछले बजट की भी बात करें तो एक अच्छा खासा बजट जो था वो उधर की तरफ एंटाइटल हुआ था। अगर IT सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, इस तरह से लघु उद्योगों में, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या जो है जिस पर फोकस किया जाने की आपको ज़रूरत लग रही है? जो फैक्टर जिन पर फोकस किया जाना चाहिए, एक है विकास का विस्तार। सरकार को चाहिए लघु उद्योग IT के छोटे छोटे IT हब्स में बनाए जाएं। अभी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर IT का डेवलपमेंट बड़े शहर, महानगरों, बंगलौर, नोएडा, गुड़गांव इत्यादि में सीमित है। अगर यही डेवलपमेंट लखनऊ, पटना, विशाखापट्टनम या अन्य छोटी जगहों पर हो तो आप देखेंगे काफ़ी युवाओं को रोज़गार मिलेगा, नया डेवलपमेंट होगा और टोटल कॉस्ट ऑफ
डेवलपमेंट और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होगी, जिससे भारतीय उद्योग और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इसके लिए सब्सिडी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, अच्छा नेटवर्क पहुंचाना, ये बहुत ही सौरभ जी, आवश्यक लेकिन है। इसमें सबसे अहम जो है वो है जीएसटी और टैक्स ड्यूटी, क्योंकि आप लोग की लंबे समय से मांग है कि सरकार जीएसटी में कटौती करे और जो टैक्स ड्यूटी जो लगाई जा रही है वो हैवी है, जिससे प्रभाव तो हो ही रहा है। तो उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार इस बार क्या जीएसटी में या फिर जो टैक्स ड्यूटी है उसमें कुछ कमी करेगी क्या? देखिए, उम्मीदें तो बिल्कुल होती हैं एक उद्यमी के रूप में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बजट में ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा हो जाए तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा, और ये होना ज़रूरी है हमें कम्पिटिटिव होने के लिए। अगर हम वैश्विक कंपैरिजन की बात करें, आज की डेट में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और इवन अफ्रीका के कुछ देश हमसे compete कर रहे हैं लोअर एंड आईटी सर्विसेज में, और जी। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उनको सरकार का टैक्स का और अन्य तरह के उनको सपोर्ट है। भारत में ऐसा कम होता जा रहा है, और लघु और मध्यम उद्योग में आईटी सेक्टर को अगर ये दिया जाए तो हमारी कम्पिटिटिवनेस न सिर्फ बनी रहेगी बल्कि बढ़ भी जाएगी। ठीक है, लेकिन आशीष, पता है इस बीच जब हमने लोगों के बीच में राय जानी चाहिए, कई बार हम लोगों के बीच में थे, मैं भी अपने अलग अलग कार्यक्रम के बीच में थी, तो लोगों की बड़ी दिलचस्प राय टैक्स को लेकर आई है। जब उनसे पूछा गया टैक्स को लेकर, उन्होंने कहा टैक्स स्लैब में अगर बदलाव नहीं भी किया जाता, अगर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको भी मैनेज कर दिया जाए तो भी काफी हद तक ये कहा जाए मिडिल क्लास व्यक्ति को राहत मिल सकती है, ना सिर्फ उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मिडिल क्लास पे इंपैक्ट होता है तो उसी टैक्स सिस्टम का होता है। वैरायटी ऑफ पैटर्न है, हम देखते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आप कुछ भी चीज परचेज करने जाते हैं उसका इंपैक्ट होता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट हो जाता है। भाटिया जी का रुख करें, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बार पब्लिक रिएक्शन ही जान लेते हैं। पंकज राय इस समय हमारे साथ में राजधानी दिल्ली से जुड़ रखे हैं। पंकज, अब से कुछ देर का इंतजार, ये कहा जाए कि काउंटडाउन जो है वो बस शुरू हो चुका है। लोग भी बड़े उत्सुक होंगे कि इस बार उन्हें क्या मिलने वाला है, सरकार उनके लिए किस तरह की रियायत देती है और किस तरह की सख्ती बरतती है, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों की इस बजट से, और लोग ज़्यादा ही इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बजट से आम लोगों को क्या लाभ मिलता है ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कई लोगों से बात करूंगा कि इस बजट से इनका क्या राय है। अब आज बजट पेश होना है, आपकी क्या राय है, क्या मांग है, क्या लगता है आपको क्या मिलेगा? क्या बोलें साहब, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऑटो वाले हैं। तो बजट से कुछ आप ऑटो वालों की भी मांग है, लग रहा है कुछ? क्या मांग है? क्या बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे आप, बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ नहीं है, हर साल जैसा बजट आता है वही सेम ही इस बार लग रहा है मुझे भी बजट में, क्योंकि इस बार देखो अब महंगाई, टमाटर देख लो कितने महंगे हो गए हैं, चीनी हो गई है, पर आमदनी कुछ है नहीं। वही कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बजट का यही हिसाब होना है इस बार। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, मैं और लोगों से भी बात करूंगा, यहाँ युवा भी हैं, मैं बहुत लोग हैं, आप लोग युवा हैं, आज बजट पेश होना है 11 बजे, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? टाइम में क्या उम्मीद अभी आपको, क्या लगता है? नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम। आप युवा हैं, आप बजट पेश होना है, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है आपको? किस चीज़ का बजट पेश होना? आज बजट पेश होना है, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो जितना भी मतलब पूरे इंडिया में जो भी चीज़ें बजट से ही होती है, चाहे वो आप मान लो आपको खाने पीने की सामान हो उस पर छूट या उस पर कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, तमाम तरह की जो चीज़ें उसको लेकर के आज सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। आप क्या मांग करते हैं? अब ये हमको जानकारी नहीं है। नहीं है, तो देख सकते हैं युवा हैं लेकिन इनको जानकारी नहीं। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा, बहुत लोग हैं यहाँ पर। सर, आप बजट आज पेश होना है, बजट पर आपकी क्या राय है? बजट पे क्या है, गवर्नमेंट कुछ तो करती नहीं, ऐसे ही बस उनको चुनाव चाहिए बस। क्या बजट में क्या लगता है, बजट से आपकी बार महंगाई कम होगी और आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी? कोई राहत नहीं मिलने वाली, और जो मिडिल क्लास को ये कुछ नहीं देने वाली, मिडिल क्लास को लोअर क्लास में कन्वर्ट करने के चक्कर में लगी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी पर चल चुकी है। फॉरेन में जैसे दो ही क्लास होते हैं, एक अपर और एक लोअर, तो ये मिडिल क्लास ख़त्म करने के चक्कर में इनको भी लोअर क्लास में लाने के चक्कर में पूरी तरह से प्लानिंग है इनकी। रेलवे की व्यवस्था हो, चाहे वो और भी व्यवस्थाएं जो भी है देश में, तो उस पर कुछ क्या लगता है कि आपकी बार बजट में कुछ सुधार आएगा या और गति से होगा? रेलवे में देखिए, रेलवे में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार किसके लिए हुआ है? हमारे देश में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनके लिए क्या रेलवे में चलाया गया? वंदे भारत है, ये तो अपर क्लास के लिए, उसमें तो लोअर क्लास सफ़र नहीं कर सकते ना, उनके लिए क्यों नहीं गरीब रथ चलाया गया? जितने वंदे भारत चला गए उससे 3 गुना वो भी आते हैं ना,
तो गरीब रथ चलना चाहिए ना। जैसे लालू जी ने गरीब रथ चलाया था, उसी तरीके से उनके लिए भी तो ट्रेन चलनी चाहिए। उनके लिए स्लीपर में वेटिंग टिकट बंद कर दिया गया, वो कहाँ जाएंगे? उनकी कोचेज क्यों नहीं बढ़ी? तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी गरीब रथ चलाना चाहिए, सरकार से मांग। सरकार से तो आप जी, समझ जाइए कि गरीब के लिए सिर्फ उनको है कि इनको चावल गेहूं दे और इनसे वोट ले। देखिए ये बाकी फ्री गवर्नमेंट राशन को वाला कुछ नहीं जो करना है। पूरा ये कहा जाए जो एक स्कीम थी उसको लेकर भी अलग अलग रिएक्शन जरूर है। दूसरी तरफ आम जनता की जो उम्मीदें हैं, उन्हें कई उम्मीद ये है कि भाई जो महंगाई है, महंगाई का स्तर कम हो जाए तो शायद उनका जो बिगड़ा बजट है वो सुधर जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। जल्दी से एच.एस. भाटिया जी का रुख कर लेते हैं जो कि एमडी हैं दाइबो इंडिया के। सर आप ही से अब रिएक्शन लेना चाहेंगे, आज जब बजट पेश होगा तो किस तरह की उम्मीदें नजर आती है, क्योंकि आम पब्लिक को तो कई रियायतों की उम्मीद है। आपको लग रहा है आज ऐसा कुछ बदलाव नजर आएगा? देखिए, इस बजट में वित्त मंत्री के पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस समय जो जीडीपी ग्रोथ है, जो कल का इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो करीब करीब 7% का जीडीपी ग्रोथ आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए पिछले 3-4 साल में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो करीब 6.4% से 5.6-5.5% पे आ गया है। तो अगर आपके दोनों जो सबसे जरूरी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, यानी कि जीडीपी ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो इसका मतलब यह है कि इस बार आप अपने बजट से बहुत अच्छा खेल सकते हैं, यानी बहुत अच्छी रियायतें दे सकते हैं। इस जीडीपी ग्रोथ को 7% या उससे ऊपर ले जाने का आपके पास एक बहुत अच्छी मौका है। तो इस बार हम लोगों को इन चीजों को देखते हुए कि प्रेशर कम है इस समय फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, तो बहुत सारी रियायतें और बहुत सारे इकोनॉमिक मूव्स की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें मैं एज ए बिजनेसमैन एक चीज कहना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे हमने पिछले कुछ सालों से बहुत फोकस किया है। वो चाहे हमारी पीएलआई है या इंसेंटिव्स है, इवन कॉर्पोरेट टैक्स जो है 30% से आज 22% हो गया है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत रियायतें दी हैं, बहुत उनको सपोर्ट किया है, इस उम्मीद में कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और ओवरऑल जीडीपी को भी ऊपर लेके जाएंगे। उसका बेनिफिट हम देख भी रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिसको आत्मनिर्भर भारत भी कहा जाता है। लेकिन सप्लाई तो बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस तो आ गया, लेकिन डिमांड जनरेशन की तरफ जो है, मुझे लगता है इस बार वित्त मंत्री को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम डिमांड जनरेशन कैसे करें ताकि जो आम आदमी है वो और ज्यादा स्पेंडिंग करे और ज्यादा कंजम्पशन करे। इसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो आम आदमी की जिंदगी जो है वो और बेहतर होगी, और दूसरा ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कंज्यूम भी होगी। तो बजाय भाटिया साहब, आम आदमी डिमांड तभी करेगा ना जब उनकी जेब में जो पैसे हैं वो आए और उनके जो पैसे हैं वो बचे। सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के पास यही है कि जो पैसे वो कमाते हैं वो बचे कैसे। तो मैं उसी दिशा में ही आ रहा था कि इस बार जो है लोगों को, आम आदमी को खासकर अगर आप देखें तो भारत में अगर आप इनकम टैक्स, अगर आप टोटल इनकम देखें तो करीब 15% लोगों की जो आमदनी है वो 1.25 लाख रुपए साल से नीचे है, और अगर दूसरा हम एंड देखें तो करीब 3% लोगों की आमदनी जो है वो 30 लाख से ऊपर है। यानी 82% जो भारत है वो 1.25 लाख और 30 लाख के बीच में है। अब सवाल यह है कि अगर यही भारत है तो इस भारत को किस तरह से सपोर्ट करें ताकि उसकी किस आमदनी तरह बढ़े से और वो सपोर्ट डिमांड होगा। पे आए। भाटिया जी, आपकी इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। चर्चा लगातार जारी है, आम बजट को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो लगातार मैं और मेरे साथी आशीष आप तक पहुंचा रहे हैं।